साथियों, मैं डॉक्टर अनिल कुमार जैन, निदेशक शिक्षा विद्यापीठ, वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय कोटा, राजस्थान से गणित शिक्षण के इस पर्चे में कुछ प्रमुख शिक्षण बिंदुओं और इकाइयों पर चर्चा करने के लिए आज ये उपस्थित हुआ हूँ। इंदिरा गांधी मुक्त विश्वविद्यालय के शिक्षा विद्यापीठ के की ओर से ये विशेष जो प्रस्तुति है उसके लिए मैं यहाँ पर उपस्थित हुआ हूँ। आज हम साथियों संख्या प्रणाली, नंबर सिस्टम के एक प्रमुख इकाई है, उस इकाई की विभिन्न उप इकाइयों के बारे में हम ये चर्चा करेंगे और ये जानने का प्रयास करेंगे कि एक पीपल टीचर के रूप में अभी आप बीएड के लिए अध्ययनरत विद्यार्थी हैं और आपका मुख्य उद्देश्य है कि इस गणित की इन इकाइयों को कक्षा में विद्यार्थियों के सम्मुख कैसे प्रस्तुत किया जाए, वो कौन सी स्ट्रेटेजी, वो कौन से तरीके, वो कौन से मेथड्स हम काम में लें कि विद्यार्थी के जहन में इस मूलभूत जो विशेषताएं हैं गणित की उनको बताते हुए इन कंसेप्चुअल क्लैरिफिकेशन हम बच्चे को दे सकें, ताकि विद्यार्थी इस आधारभूत बिंदुओं को इस तरह से जहन में स्थापित कर सके कि जब जब भी जीवन में इसका उसको उपयोग करना है वो उपयोग कर सके। इसलिए आप एक गणित शिक्षक के रूप में सफल तभी हो पाएंगे जब इन इकाइयों को, ये जो कंटेंट हैं, उन कंटेंट को इस तरह से प्रस्तुत करें कि विद्यार्थी न केवल कक्षा में बल्कि जीवनोपयोगी उसको बना सके और उसकी स्थायी स्मृति में जाए और जब भी उसको उपयोग में करना हो वो उपयोग कर सके। उसी को ध्यान में रखते हुए आपको इस बात को समझने का प्रयास करना है। संख्या प्रणाली से हम आरंभ करते हैं प्राकृत संख्याओं से। प्राकृत संख्याएं, इनको हम गणन संख्याएं भी कहते हैं। आप याद कीजिए उस प्राचीन काल को जब कोई शिक्षा पद्धति नहीं थी, मानव अक्षर ज्ञान से परिचित नहीं था, लेकिन गणना का तत्व तो ईश्वर ने मनुष्य के मस्तिष्क में दिया ही है। अगर हम बुद्धि की सिद्धांतों की बात करें, है ना, थर्स्टन केली के बुद्धि के सिद्धांत की बात करें तो उन्होंने जो तत्व बताए हैं उसमें से नंबर का तत्व तो प्रमुख है। दुनिया में कोई मनुष्य जो चाहे वो पढ़ा लिखा है या नहीं है, लेकिन संख्यांकों का उपयोग तो जीवन में करता ही है। तो आओ हम आरंभ करें, बच्चों को कहें आरंभ करें, अब कक्षा में इसी तरह से बताएं कि प्राचीन काल में व्यक्ति जब गणना करता था, एक पत्थर लिया और उसको एक, दो पत्थर लिए उसको दो। यहाँ एक जो एक न्यूमरल है वो एक न्यूमरल संकेत के रूप में है। तो एक स्थूल वस्तु को प्रदर्शित करने के लिए एक संकेत हुआ 1, दो स्थूल वस्तु को प्रदर्शित करने के लिए संकेत हुआ 2। इसी तरह से 3 स्थूल वस्तुओं के लिए, अब स्थूल वस्तुओं में आपके पास कक्ष में जो भी वस्तुएं उपलब्ध हैं, एक चौक है, उस चौक को काम में ले लीजिए। एक चौक है, 2 चौक हैं, पत्थर की ढेरी है, एक पत्थर की ढेरी है, 2 पत्थर के हैं, 3 पत्थर हैं, 4 पत्थर हैं, 4 पेंसिल हैं, 5 पेंसिल हैं। वस्तुओं की कहीं कोई कमी नहीं है। आपको कक्ष में आपके जहन में उस समय जो भी विचार आए, उस उदाहरण को लेते हुए आप इन संख्याओं को, जिसको हम कहते हैं गणन संख्याएं, नाम ही गणन संख्याएं इसलिए पड़ा, काउंटिंग नंबर, ये काउंटिंग के लिए काम में लिए गए थे और धीरे धीरे इसको प्रकृति प्रदत्त मानते हुए इनका नाम रखा गया प्राकृत संख्या। अब इस तरह से अगर आप कक्ष में अपने विद्यार्थियों को, जब आप कक्षा में विद्यार्थियों को पढ़ा रहे होंगे और ऐसे दैनिक जीवन के उदाहरण लें, तो ये स्थिति आएगी नहीं कि बच्चा प्राकृत संख्या के कंसेप्ट को समझ न सके। इसलिए दैनिक जीवन के उदाहरणों का उपयोग लेते हुए हमें यहाँ प्रस्तुति देनी है। अब इसको हम कहते हैं साहब कौन सा मेथड है, यहाँ मेथड का नाम, यहाँ चर्चा परिचर्चा है। दैनिक जीवन के उदाहरणों का उपयोग करते हुए हम चर्चा परिचर्चा के माध्यम से इसको आगे बढ़ाते जा रहे हैं। अब इस तरह से ये जो गणना संख्या प्रणाली में प्रत्येक संख्या एक यूनिक है, अद्वितीय वस्तु समूह से संबंधित है। अब इसको देखें तो सबसे छोटी गणन संख्या क्या हुई, शुरुआत कहाँ की दुनिया ने, एक से ही तो आरंभ हुआ ना भाई। तो बच्चे से कहो भाई सबसे छोटी संख्या कौन सी है, एक के बाद दूसरी संख्या कौन सी है, 2 के बाद कौन सी है, 3। तो एक पत्थर था ना,
अब 2 पत्थर हुए तो ज्यादा हो गए ना, 2 से फिर 3 हुए तो ज्यादा हो गए ना। अब ज्यादा हो गए, उसको कुछ नाम देना है, तो गणन संख्या में उनका नाम परवर्ती संख्या का नाम दिया गया। 1 से अधिक 2, 2 से अधिक 3, यानी कि प्रत्येक आगे की परिवर्ती संख्या पिछले की संख्या से 1 अधिक है, इसलिए ये परवर्ती संख्या हुई। 4 की परवर्ती 5, 6 की परवर्ती 7, 8 की परवर्ती 9। अब बच्चे को आप पूछते जाइए और बच्चा बड़ा आनंददायी होके अपने उत्तर को बताता जाएगा, क्योंकि आपने कहा परवर्ती बदल रही है, आगे बढ़ रही है। कौन आगे बढ़ रही है? तो ज्यादा हो रही है भाई। अब पूर्ववर्ती, पीछे जाओ, पीछे जाओ तो वापस कम करो, कम करो तो 7 से 1 कम क्या हुआ? 6 हुआ। 5 से 1 कम क्या हुआ? 4 हुआ। 4 से कम क्या हुआ? 3 हुआ। ये पूर्ववर्ती हुई। तो अब हमने विद्यार्थी को ये 2 संप्रत्यय स्पष्ट किए, गणन संख्याओं के 2 संप्रत्यय स्पष्ट किए, परवर्ती संख्या, पूर्ववर्ती संख्या। अब आरंभ कहां से किया था? 1 से किया था। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 प्राकृत संख्याएं। अब कुछ संकेत देना पड़े, तो गणितज्ञों ने इन प्राकृत संख्याओं का संकेत दिया। अंग्रेजी में प्राकृत संख्याओं को नेचुरल नंबर नाम दिया गया। नेचुरल नंबर का n यहां लिया गया और प्राकृत संख्याओं का संकेत n हुआ। 1, 2, 3, 4, 5, 6 बढ़ते चलो, बढ़ते चलो, बढ़ते चलो, बढ़ते चलो, अनंत तक जाओ, कोई सीमा नहीं है, न जाने कहां समाप्त होगा। इसलिए 1 से प्रारंभ हुआ और अनंत तक चलता चला गया। अब विद्यार्थी के सामने प्रश्न उठा, 9 के बाद 10, 10 के बाद 11, अब 10 आया तो 0 की बात आई। अब 0 से उसको प्राकृत संख्याओं में सम्मिलित तो नहीं किया गया, क्योंकि प्राकृत संख्याएं तो गणन संख्याएं हैं और गणना 0 से थोड़ी आरंभ हुई है, 0 से थोड़ी आरंभ हुई है, गणना तो 1 से आरंभ हुई है भाई। तो आपने स्थानीय, इसलिए पिछली कक्षाओं में स्थानीय मान की बात पढ़ी है, इकाई दहाई की बात पढ़ी है, उसी का उपयोग करते हुए यहाँ विद्यार्थी को समझाइए और उनकी स्मृति में लाइए 0 कहाँ से आया था। 0 रिक्तता का एहसास कराता है। बच्चे को उदाहरण दीजिए, मेरे पास एक टॉफी थी, मैंने वो टॉफी खा ली। मोहन के पास एक गुलाब जामुन था, उसने एक गुलाब जामुन खा लिया। क्या बचा? कुछ नहीं बचा। उसके पास एक बिस्कुट था, उसने वो बिस्कुट खा लिया। क्या बचा? कुछ नहीं बचा। उस कुछ नहीं को, रिक्तता के एहसास को समझाने के लिए 0 का आविष्कार हुआ और 0 इस तरह से प्राकृत संख्याओं के साथ आगे जुड़ा और जुड़कर यह पूर्ण संख्याओं के रूप में एक नया समूह हमारे सामने उपस्थित हुआ। लेकिन हमें यह भी समझना होगा कि ये 0 हमें किस तरह से मदद करता है। 0 संतुलन की स्थिति लाता है। संतुलन की स्थिति कैसे? संतुलन की स्थिति, इसको समझने का प्रयास करते हैं। देखिए, 5 रुपए की वस्तु 5 रुपए में बेच दी, 5 में लाया, 5 में बेच दी। 50 रुपए बैंक में जमा कराए थे, 50 निकाल दिए। 2 कदम ऊपर चला, 2 कदम नीचे आ गया। 2 रुपये मैंने प्राप्त किए थे, 2 रुपये वापस दे दिए। यानी कि जो था पाया गया, लाभ हानि, ऊपर नीचे, ये दोनों जो परिस्थितियां हैं, समान रूप की परिस्थितियां हैं, वो संतुलन की स्थिति देती हैं। और संतुलन की स्थिति को यहाँ पर 0 के रूप में निरूपित किया। इसलिए 0 वह संख्यांक है, 0 वह संकेत है जो एक इनको हमको संतुलन की
परिस्थिति को हमारे सामने प्रस्तुत करता है। ऐसे उदाहरणों के माध्यम से आपको कक्षा कक्ष में विद्यार्थियों को समझाना होगा, तब वो संतुलन की स्थिति में आएगा। और जब संतुलन की स्थिति बालक के सामने आएगी तब वो कहेगा साहब संतुलन किसका? तो शून्य के दाईं ओर एक और शून्य के बाईं ओर भी एक। दाईं ओर बढ़ने की स्थिति है, बढ़े चलो बढ़े चलो बढ़े चलो। तो शून्य से दाईं ओर एक बढ़ा, धन एक। शून्य के बाईं ओर एक कम किया, ऋण एक। शून्य के दाईं ओर 2 कदम बढ़ा, धन 2। शून्य के बाईं ओर 2 कदम पीछे चला, ऋण 2। इस तरह से शून्य के बाईं ओर और दाईं ओर हमने संख्याओं की स्थिति प्रदर्शित करने का प्रयास किया। आप कक्षा कक्ष में श्याम पट्ट पर संख्या रेखा को निर्मित कर शून्य की स्थिति मध्य में बताकर भी आप विद्यार्थियों को ये समझा सकते हैं और समझाना ही चाहिए। संतुलन की स्थिति जो शून्य है वो मध्य में दिखाई देगा और मध्य में शून्य और हमारे शून्य के दाईं ओर धन और शून्य के बाईं ओर ऋण। अब इस तरह से जो संख्याओं का समूह हमारे सामने आया उसको हमने नाम दिया पूर्णांक। क्या नाम दिया? पूर्णांक, इंटीजर्स। और आप देखेंगे कि धन 1 में ऋण 1 को योग करो, शून्य मिलता है। धन 2 में ऋण 2 को योग करो, शून्य मिलता है। धन 3 में ऋण 3 को योग करो, शून्य मिलता है। चलते चलो विद्यार्थी से कराते जाओ, विद्यार्थी शून्य प्राप्त करेगा। जनरलाइज कराओ और जनरलाइज करने के बाद सामान्यकरण की स्थिति में बच्चा स्वयं कहेगा गुरुजी शून्य की स्थिति संतुलन की स्थिति को दर्शाती है और बाएं और दाएं और दोनों समान परिस्थितियों को दर्शाती है, इसलिए जितना इधर हम बढ़ेंगे उतना घटेंगे। इस तरह से यह जो एक समूह हमारे सामने उपस्थित हुआ उस समूह को नाम दिया गया पूर्णांक, इंटीजर्स। बच्चे को कहिए इंटीजर्स अंग्रेजी में और पूर्णांक हिंदी में, और कुछ पुस्तकों में इंटीजर्स का आई भी पूर्णांक के लिए संकेत में काम में लिया जाता है और कुछ पुस्तकों में इसे जड़ के रूप में भी काम में लिया गया है। इसलिए दोनों संकेत बालक को ध्यान में होने चाहिए। इसलिए कक्षा में अपनी प्रस्तुति के दौरान आप यह जरूर उल्लेख कीजिए ताकि 2 संकेत आने पर विद्यार्थी भ्रमित न हो। अब ये जेड का जो हमने प्रतीक, ये प्रतीक हैं। प्राकृत संख्याओं का प्रतीक क्या है? n। पूर्ण संख्याओं का प्रतीक क्या है? w। होल नंबर अंग्रेजी का w से संकेत w। इंटीजर्स i z। अब सवाल होता है, जैसे हमने प्राकृत संख्याओं में कहा कि सबसे छोटी प्राकृत संख्या 1, फिर उससे बड़ी 2, फिर उससे बड़ी 3, और हमने परिवर्ती और पूर्ववर्ती दोनों परिस्थितियां वहां पर हमने बालक के सामने प्रस्तुत की थी। पर बच्चे से पूछो क्या तुम पूर्णांकों में सबसे बड़ी संख्या बता सकते हो? बच्चा कहेगा धन 4। पूछो और आगे बढ़ो भाई, धन 5 और आगे बढ़ो भाई, धन 6 और आगे बढ़ो भाई, धन 6। बच्चे को खिलाते जाइए। वो बच्चा कहेगा गुरुजी मैं तो बढ़ता जा रहा हूं, कोई अंत हो ही नहीं रहा है। धन 100, धन 101, धन 1000, धन 5000 चलता गया, अंत हो नहीं रहा है। इसलिए क्या निर्णय निकलता है, क्या निष्कर्ष निकलता है? कोई बड़ा पूर्णांक हम अस्तित्व में है ऐसी कल्पना कर ही नहीं सकते। सबसे बड़े पूर्णांक की बात हम कर ही नहीं सकते। इसलिए यह निष्कर्ष निकला कि बड़े पूर्णांक का अस्तित्व, जो सबसे बड़े पूर्णांक है ना, का अस्तित्व खोजना असंभव है। इसलिए अस्तित्व है या नहीं, ये एक अपने आप में बहुत ऐसी विषम परिस्थिति हमारे सामने आई और बड़ा पूर्णांक हमारे सामने, सबसे बड़ा पूर्णांक हमारे सामने नहीं है। हाँ ये जरूर है 3 से बड़ा 4 है, 4 से बड़ा 5 है, 5 से बड़ा 6 है, लेकिन सबसे बड़ा नहीं है, अनंत है। इसी तरह से
सबसे छोटा भी नहीं है। ऋण 1 से छोटा ऋण 2, क्योंकि 2 कदम पीछे गया है। संख्यांक 2 से वो संदेह की स्थिति में ना आए। 2 के साथ ऋण का चिन्ह है, वो ये बताता है कि इससे 2 कदम पीछे है, यानी कि कम है। 2 के और 1 कदम पीछे गया तो 3 हुआ, लेकिन ऋण हुआ, 3 पीछे चला गया इसलिए और ज्यादा छोटा है। इस तरह से समझाने की कोशिश कीजिए। कक्षा में आप अपने आप को संख्या रेखा की स्थिति में किसी विद्यार्थी को खड़ा करके आप समझा सकते हैं कि बेटा तुम 1 कदम चलो, फिर 2 कदम चलो, फिर 3 कदम चलो, कितना पीछे गए। तो कम ज्यादा हुआ ना, कम ज्यादा हुआ, इसलिए संख्या 3 से कंफ्यूज नहीं होना है। संख्या 3 के साथ ऋण ये बता रहा है कि ऋण 3 ऋण 2 से भी छोटा है। ऐसे हमें कक्षा में गतिविधियां कराते हुए बड़े और छोटे पूर्णांक की स्थिति और संतुलन में शून्य की स्थिति को अगर हम समझाने का प्रयास करेंगे तो निश्चित रूप से विद्यार्थी, चाहे किसी भी बुद्धि स्तर का विद्यार्थी है, उसको खेल खेल के माध्यम से इन पूर्णांकों की स्थिति और पूर्णांकों के समूह को आप अच्छी तरह से विद्यार्थियों को समझा सकते हैं। इसलिए शिक्षक साथियों, आपके शिक्षक बनने की सफलता उसी पर निर्भर करती है कि कक्ष में आप इन सभी संप्रत्ययों को किस प्रकार गतिविधि के माध्यम से विद्यार्थियों के सामने प्रस्तुत करते हैं। अब प्राकृत और पूर्ण संख्याओं में योग के गुण, समवर्तता का गुण। 2 प्राकृत पूर्ण संख्याओं का योग 1 प्राकृत पूर्ण संख्या होती है। 1 + 2 जोड़ा कितना हुआ? 3। 3 भी प्राकृत संख्या है। 1 प्राकृत संख्या है, 2 प्राकृत संख्या है, जोड़ा 3 भी प्राकृत संख्या है। ऐसी गतिविधि कक्षा में कराइए। 2 में 3 जोड़ा 5 आया, 3 में 2 जोड़ा वो भी 5 आया। तो 2 भी प्राकृत संख्या है, 3 भी प्राकृत संख्या है। 2 धन 3 5, 3 धन 2 5। ये इसको क्रम विनिमय गुणधर्म कहते हैं। यानी कि इनकी स्थिति को परिवर्तित कर दो, परिणाम में कोई परिवर्तन नहीं आता है। सहचारी गुण, 2 धन 3 में धन 7 करें तो 5 और 7 12। अब 2 धन है ना, 2 धन 3 और 3, 2 धन 3 को एक समूह में बनाया +7। तो अब यहां 2 को अलग करके 3 + 7 कर दिया, परिणाम में हमेशा समानता मिलेगी। यह सहचारी गुण कहलाता है। फिर मित्रों, व्यवकलन की बात करते हैं। व्यवकलन में योग की स्थिति नहीं होती। व्यवकलन का मतलब हटाने से है, कम करने से है। तो वस्तुओं के किसी समूह में से कुछ को अथवा सभी को हटा सकते हैं। 5 वस्तु में से हम 5 से कम अथवा सभी 5 वस्तुओं को हटा सकते हैं। तो किसी भी वस्तु समूह से जब वस्तुएं हटा ली जाती हैं, शेष कुछ नहीं रहती है। और क्योंकि कुछ नहीं को हम शून्य से निरूपित करते हैं, इसलिए p - p = 0। p एक पूर्ण संख्या। लेकिन व्यवकलन में हम क्रम विनिमय गुणधर्म की बात नहीं कर सकते। व्यवकलन में हम सहचारी गुणधर्म की बात नहीं कर सकते। हम केवल यहाँ पूर्ण संख्याओं के व्यवकलन की स्थिति को ही विद्यार्थी के सामने यहाँ समझा सकते हैं कि 3 एक पूर्ण संख्या है, प्राकृत संख्या है, इसमें 2 भी एक प्राकृत संख्या है। अगर 3 में से 2 घटाया जाए तो 1 प्राप्त होगा, 3 में से 3 घटाया जाए तो 0 प्राप्त होगा, 3 में से 4 घटाया जाए तो पूर्णांक की स्थिति आ जाएगी, ऋण 1 प्राप्त होगा। गुणन के गुण, अब प्राकृत संख्याओं और उसमें गुणन के जो गुण हैं उनको समझने की कोशिश करते हैं। जैसे हमने कुछ फूल के उदाहरण दिए। 5 फूल हैं, 5 फूल का एक समूह है, फिर 5 का एक समूह है, फिर 5 का एक समूह है, 4 बार ऐसा समूह है। तो 5 5 5 4 बार, 4 बार यानी कि इतनी बार उसको गुणे से दर्शाएंगे। इतनी बार, देखिए हिंदी के शब्द भी अपने एक महत्व हैं और वो जो उच्चारण है वो उसके स्वयं अर्थ की प्रकटीकरण बालक के जहन में करते हैं। 5 4 बार हुआ, इसलिए 5 × 4 = 20। इस तरह से आप गुणे की स्थिति समझाएंगे कि यह गुणे की स्थिति केवल जो संख्याएं हैं उनको बार बार योग करने से ही गुणन की स्थिति मिलती है। इसलिए 5 × 4 5 + 5 + 5 + 5 के बारे में बात करता है। इसी तरह से हम उसको उल्टे रूप में भी समझा सकते हैं। और वही गुणन के गुण, वही सहचारी गुण, वही गुणन तत्समक, गुणन के योग, समृद्धता के गुण,
गुणन के रूप में भी हमें वही उदाहरण, जैसे हमने योग के रूप में उदाहरण लिए थे, वैसे गुणन के रूप में भी उदाहरण लेते हुए कक्षा कक्ष में हम बालक को समझा सकते हैं। बस वहाँ योज्य तत्समक की बात थी या गुणन तत्समक की बात है, क्योंकि तत्समक समान वैल्यू देता है, इसलिए 3 में 1 का गुणा करेंगे या 1 में 3 का गुणा करेंगे तभी 3 प्राप्त होगा, इसलिए यहाँ गुणन तत्समक 1 हुआ। वहाँ योज्य तत्समक 0 था, यहाँ गुणन तत्समक 1 हुआ। ये आप डिफ्रेंशिएट करते हुए, ये कंट्रास्ट की स्थिति लाते हुए बालक को समझाएंगे तो बालक कभी भूलने की स्थिति में नहीं आएगा, कन्फ्यूजन की स्थिति में नहीं आएगा। वैसे भाग की स्थिति में बात करते हैं, P गुणा Q बराबर R, 2 गुणा 3 बराबर 6। अब 6/2 तो 3, 6/3 तो 2, इसलिए ये भाजक भाज्य की स्थिति आती है। 3 गुणा 5 बराबर 15, तो 3 और 5 15 के गुणनखंड हुए, तो 3 तथा 5 में से प्रत्येक का गुणज कौन हुआ? 15 हुआ। इसलिए यहां क्या कहेंगे? 15 3 से विभाजित है, 15 5 से विभाजित है, इसलिए विभाजित है यह तय करने के लिए इसके गुणनखंड, हमें संख्याओं के गुणनखंड भी ज्ञात करने होंगे, जो हम पिछली कक्षाओं में विद्यार्थियों को समझा चुके हैं। उनको आप पूर्व ज्ञान के रूप में स्मृति में बालक के सामने लाइए और उनको समझाने का प्रयास कीजिए। गुणनखंड के विभिन्न उदाहरणों को देते हुए भी आप उनको समझाने का प्रयास कीजिए। फिर भाज्य संख्याएं। भाज्य संख्याएं प्राकृत संख्याओं में संयुक्त संख्याएं और अभाज्य संख्याएं, उसकी भी हम बात करते हैं। जैसे 12 एक संख्या है, उसके गुणनखंड किए हमने। 12 में 2 का भाग दिया 6 बार गया, फिर 2 का भाग दिया 3 बार गया, फिर 3 का भाग दिया 1 बार गया, तो 12 के गुणनखंड हुए 2 × 2 × 3। ये इसके अभाज्य गुणनखंड हुए। तो किसी संयुक्त संख्या को अभाज्य संख्या की गुणा के रूप में लिखना अभाज्य गुणनखंडीकरण कहा जाता है। जैसे 4 के गुणनखंड में 2 × 2 कर सकता हूं, 6 के गुणनखंड 2 × 3 कर सकता हूं, 8 के गुणनखंड 2 × 2 × 2 × 2 कर सकता हूं, लेकिन 2 का गुणनखंड 2 × 1 ही हो सकता है, 3 का गुणनखंड 3 × 1 ही हो सकता है, 5 का गुणनखंड 5 × 1 ही हो सकता है। इसलिए ऐसी संख्या जिनके गुणनखंड वह संख्या स्वयं और एक ही हो, वह अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं, और जिनके गुणनखंड उन संख्याओं के अतिरिक्त अन्य भी हों, वे संयुक्त संख्याएं कहलाती हैं, भाज्य संख्याएं कहलाती हैं। इसलिए हमें भाज्य और अभाज्य के कुछ अलग अलग उदाहरणों के माध्यम से उनको समझाने का प्रयास करना चाहिए। अब सह अभाज्य संख्याएं, असह अभाज्य है ना, को प्राइम। 8 अपने आप में भाज्य है, 27 भी अपने आप में भाज्य है, लेकिन 27 में 8 का भाग नहीं जा सकता, 8 में 27 का भाग नहीं जा सकता, इसलिए ये दोनों आपस में को प्राइम हो गए, परस्पर अभाज्य हो गए। समझ रहे ना? 17 और 20 परस्पर अभाज्य हैं। अब 17 भले अभाज्य है, लेकिन 20 तो भाज्य है। लेकिन बच्चे से कहिए ये भाज्य है और ये अभाज्य है, वो परिस्थिति को यहां पर जहन में वापस लाए। हम इंडिविजुअल संख्या की बात नहीं कर रहे हैं, हम समूह की बात कर रहे हैं। 20 में 17 का भाग नहीं जाता, 17 में 20 का भाग नहीं जाता, दोनों एक दूसरे के लिए परस्पर अभाज्य हैं। अभाज्य हैं मतलब भाग नहीं जाता, 17 में 20 का नहीं जाता, 20 में 17 का नहीं जाता। ऐसे अनेक उदाहरण लेते हुए बालक को हमें समझाने का प्रयास करना चाहिए। फिर यमज अभाज्य संख्याएं। यमज अभाज्य संख्याएं वे होती हैं जिनका अंतर 2 होता है। 5 और 7 ये 2 अभाज्य संख्याएं हैं, इनमें 2 का अंतर है। 11 और 13 ये 2 अभाज्य संख्याएं, इसमें 2 का अंतर है। इस तरह से बच्चे से बोलते चलाइए भाई अभाज्य संख्या बोलते जाओ। 1 नहीं भाई अभाज्य संख्या नहीं, 2 अभाज्य संख्या है, 3 अभाज्य संख्या है। बोलो 2 और 3 में अंतर 1 है, कितना अंतर है? 2 है, नहीं है। बोलो बोलते चलो 5, फिर 7, तो 5 और 7 में 2 का अंतर है। ऐसे गणना आप मत कीजिए, बच्चे को गणना करने दीजिए, बच्चे को 2 का अंतर लाने दीजिए, और फिर बच्चा स्वयं कहेगा ये 2 अभाज्य संख्याएं, इनमें अंतर 2 का है, इसलिए ये यमज अभाज्य संख्या हो गई।
और सम अभाज्य संख्या केवल 2 ही ऐसी अभाज्य संख्या है जो सम अभाज्य संख्या है, क्योंकि वो सम संख्या भी है, वो सम संख्या भी है, लेकिन इसके गुणनखंड करें तो संख्या स्वयं और इंटू 1, इसलिए वो सम अभाज्य संख्या कहलाती है। और ऐसे एक ऐसा बड़ा सा चार्ट बना के आप 1 से 100 तक का चार्ट बनवाइए और फिर आप इसमें कहिए कि कौन सी अभाज्य संख्या है। देखो बेटा, 1 में किसी का भाग जाता है, नहीं। 2 में किसी का भाग जाता है, नहीं। 3 में किसी का भाग जाता है, नहीं। 4 में जाता है, हाँ, काट दिया। 5 में जाता है, नहीं। 6 में जाता है, काट दिया। ऐसे जिसमें किसी का भाग जाता है काटते जाइए। भाग जाता है तो भाग जाता है, ये सोचने के लिए बच्चे के जहन में पहाड़े आएंगे। छोटी कक्षाओं में पहाड़ों का अभ्यास आपने कराया है, यहाँ पहाड़े पुनः स्मृति में लाने का प्रयास करना चाहिए। इसलिए इस विषय को, इस प्रकरण को, इस इकाई को पढ़ाने से पहले, आरंभ करने से पहले अच्छा है कि आप 1-2 पहाड़े का ड्रिल करवा दीजिए। बच्चा तरोताजा हो जाएगा और आपके इस संप्रदाय को समझने के लिए बिल्कुल अपने आप में पूर्ण रूप से, मानसिक रूप से तैयार हो जाएगा। ये एक एक्सरसाइज इस तरह की चार्ट के माध्यम से आप करा के भाज्य और अभाज्य संख्याओं की पहचान आप करवा सकते हैं। तो साथियों, हमने आज प्राकृत संख्याएं क्या हैं, पूर्ण संख्याएं क्या हैं, पूर्णांक संख्याएं क्या हैं, संख्या रेखाओं को इस पर कैसे प्रदर्शित करते हैं, इनमें समृद्धता के गुण, इसमें व्यवकलन के गुण, इसमें योग के गुण, इसमें सहचारी के गुण, विभिन्न प्रकार के गुणों को भी हमने समझने का प्रयास किया और ये जानने का प्रयास किया कि इन संख्याओं की कितनी उपयोगिता दैनिक जीवन में है और हर कदम पर हम उनको कैसे काम में लेते हैं, ये भी जानने का प्रयास किया। और जब यहाँ पर सैद्धांतिक रूप से बात आती है तो संख्या रेखा पर हम इसकी स्थिति को, बढ़ने की स्थिति को और कम करने की स्थिति को भी समझने का प्रयास किया। मुझे पूर्ण अपेक्षा है कि आप कक्ष में विद्यार्थियों को, जब आप अध्यापक बनेंगे, जब आप प्रैक्टिस टीचिंग के लिए कक्ष में जाएंगे, तो इस तरह से अगर इन प्रकरणों को विद्यार्थी के सम्मुख प्रस्तुत रखेंगे तो निश्चित रूप से आप एक गणित के सफल अध्यापक होंगे। बल्कि गणित की ये जो परिस्थिति है, जो समाज में भय व्याप्त है, इस भय को दूर करने में आप एक अग्रणी भूमिका निभा सकेंगे। इन्हीं आशा के साथ धन्यवाद।